स्वागत है सभी का। देखिए ये कंप्यूटर की क्लास है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेसिक कंप्यूटर है, ये देखेंगे हम कि जो कंप्यूटर होता है वो कैसे काम करता है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। चलो पहले ये जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम को उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेट करने के लिए बना हुआ सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई उदाहरण बताएगा मुझे? बताओ। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज है। विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमारा कंप्यूटर को ऑपरेट करने का पूरा ही सिस्टम है। क्या है? विंडोज। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? एप्पल का होता है खुद का। एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए और पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये क्या करता है? ये उपयोगकर्ता कौन? हम। और हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर हमारे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, यूपीएस, सीपीयू, इन सब के इन मतलब उपयोगकर्ता हमारे और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे और जो कंप्यूटर के हमारे हार्डवेयर हैं उनके बीच जो काम करा रहा है इंटरफेस, उसे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यह सभी प्रक्रियाओं, संसाधन आवंटन आवंटन है ना, रिसोर्सेस एलोकेशन, और सीपीयू प्रबंधन, सीपीयू कैसे काम करेगा, किसे कब एग्जीक्यूट करना है, किस प्रोसेस को, ये, और फाइल प्रबंधन, फाइल मैनेजमेंट, और कई अन्य कार्यों के निष्पादन के लिए जिम्मेदार है। मतलब यही सबसे मेन पॉइंट हो जाता है हमारा ना। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जिसमें उपयोगकर्ता सुविधाजनक और कुशल तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कर सके। प्रोग्रामों के एग्जीक्यूशन के लिए आसानी से ये हमारा ऐसा इंटरफेस है। चलिए यहाँ देखते हैं हम चित्र की सहायता से देखते हैं डायग्राम की। देखो ये है हम यूजर। यूजर हमने क्या किया, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम यूजर हैं। यूजर ने हम क्या करेंगे? देखो हम कंप्यूटर ओपन करते हैं तो हम किस पे काम करते हैं? जैसे मैंने अभी जो है एमएस ऑफिस, ये तो मैंने खोला हुआ है, नोटपैड खोला हुआ है। तो ये नोटपैड जो है क्या है? ये एप्लीकेशन है। तो यूजर क्या कर रहा है? एप्लीकेशन में काम कर रहा है। और एप्लीकेशन क्या करेगी? एप्लीकेशन आगे ये है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को ये ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देगी, है ना। यूजर ने किसे दिया? मतलब मैं जो पेन से इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को दे रही है वो इंस्ट्रक्शन। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आगे किसे देगा? वो अब ये हार्डवेयर को देगा। हार्डवेयर क्या है? मेरा सीपीयू को बता रहा है, सीपीयू को बता रहा है, मॉनिटर को बता रहा है वो कि इस काम को करो। ये यहाँ पर ये एरो लिखना चाह रहा है ना। तो अब ये जो है, ऐसे ही अगर हार्डवेयर फिर वापस में, अगर हार्डवेयर को मतलब हमें कुछ इससे ऑपरेटिंग सिस्टम से या कंप्यूटर से हमें चाहिए कुछ आउटपुट, तो वो कैसे देगा? वो सेम ऐसे ही। पहले क्या होगा? हार्डवेयर जाएगा किसके पास? अगर ये प्रक्रिया मतलब 22 वर्षा है, हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एप्लीकेशन को देगा, और वो एप्लीकेशन यूजर को पहुंचाएगा। सेम है। देखो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो हार्डवेयर के द्वारा, हार्डवेयर कौन सा? ये पेन है मेरा, हार्डवेयर हो गया ना पेन। तो इससे मैंने कुछ लिखा, तो ये किसने समझा? ऑपरेटिंग सिस्टम ने समझा। फिर वो एप्लीकेशन पे, ये जो पेन चला हुआ दिख रहा है ये एप्लीकेशन पे दिख रहा है, और फिर वो दिख लिखा हुआ हमारे सामने तक आ रहा है यूजर के। तो ये ऐसे काम करता है। मतलब पहले छोटी सी बात है पर ये करता कैसे है बस ये समझ लेना कि यूजर तो एप्लीकेशन पे काम करता है और एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर को काम करता है। ऐसे ही प्रोसेस पूरी ऐसे ही होगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। प्रोसेस फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है ये देखते हैं। देखो हमने एकदम से क्या जान लिया? मतलब
छोटी परिभाषा तो इसकी देख ली कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस है, ठीक। पर इसके जो काम है वो वास्ट है ना, सारा कंप्यूटर यही तो चला रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या क्या हो सकते हैं, देखो पहला इसका कार्य है संसाधन प्रबंधन। संसाधन क्या होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे, जब ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस में पैरेलल एक्सेसिंग होती है, यानी जब कई उपयोगकर्ता सिस्टम तक पहुंच रहे होते हैं, बहुत सारे उपयोगकर्ता हैं और उस सिस्टम तक पहुंच रहे हैं, मतलब उस पे काम कर रहे हैं, तो ओएस जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजर के रूप में काम करता है। कैसे रिसोर्स मैनेज करेगा इसे, इसके लिए वो जिम्मेदार होता है ओएस। इसकी जिम्मेदारी उपयोगकर्ता को हार्डवेयर प्रदान करना है और इससे सिस्टम में लोड कम हो जाता है। इसे क्या समझ पाए, ये ऐसे है जैसे मैंने प्रिंटर कनेक्ट किया हुआ है और वो एक से ज़्यादा पे कनेक्ट कर सकते हैं, हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर पे कनेक्ट कर लेते हैं ना। तो जब किस उपयोगकर्ता को कब ज़रूरत है, किस हार्डवेयर की या किस रिसोर्स की, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, मतलब ये काम कौन करता है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है ना, कि कब प्रिंटर किस उपयोगकर्ता को चाहिए। हम समझ सकते हैं ना, मतलब हमें पता तो है ही, सिर्फ हमसे पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये देख रहे हैं हम। फिर है प्रक्रिया मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट किसे क्या बोलेंगे इसे, देखिए इसमें प्रक्रिया को शेड्यूल करना और समाप्त करना जैसे विभिन्न कार्य प्रोसेस में शामिल होते हैं, इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट। और यह है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की मदद से किया जाता है। ये काम जो होता है प्रोसेस मैनेजमेंट का, प्रोसेस प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे, देखिए एक टाइम पे काफ़ी सारे काम कर रहे हैं ना, ये जैसे रिकॉर्डिंग भी चल रही है, ये पेन भी चल रहा है, यहाँ पे साउंड रिकॉर्डिंग भी चल रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है, और ये जो है पेन से लिखा जा रहा है, ये भी इस पे प्रिंट भी हो रहा है ना, इस पे पेन का लिखा हुआ। तो ये सब प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस हो रही है ना। और बैकग्राउंड में अगर कोई एप्लीकेशन ओपन हुई होगी तो वो भी काम कर रही होगी, और कोई एप्लीकेशन को स्लीपिंग मोड पे पहुंचा देता है, और भी काफ़ी सारे मोड होते हैं। तो ये सब प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है ये भी। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोसेस मैनेजमेंट का उदाहरण दे सकता है कि ये किस तरीके का मैनेजमेंट है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट हमने समझ लिया क्या है, और प्रोसेस मैनेजमेंट मैनेजमेंट कौन करता है ये भी पूछ सकता है हमसे, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर है भंडारण प्रबंधन। भंडारण क्या मतलब, स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोर को मैनेज करने का जो काम है ये भी कौन करेगा, ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। भंडारण मतलब स्टोरेज के लिए, प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए उपयोग की जाने वाली फाइल सिस्टम तंत्र है। और ये जो है फाइल सिस्टम कौन कौन से होते हैं, मतलब फाइल सिस्टम से हम स्टोरेज का मैनेजमेंट करते हैं ना। आपने देखा भी होगा फाइल मैनेजर होता है, तो मोबाइल में भी होता है, और कंप्यूटर में दिस पीसी करके लिखा हुआ होता है, या फिर विंडोज़ एक्सप्लोरर, विंडोज़ प्लस ई से हम ओपन करते हैं ना, तो वो जो है फाइल मैनेजर ही, हमारा फाइल सिस्टम ही ओपन होता है। तो फाइल सिस्टम के थ्रू हमारा स्टोर मैनेजमेंट का काम होता है। और ये जो है ये फाइल सिस्टम के रूप हैं, NIFS होते हैं, CIFS और CFS और NFS आदि कुछ फाइल सिस्टम है। ये सारे जो है फाइल सिस्टम है, सारा डेटा हार्ड डिस्क के विभिन्न ट्रैक में संग्रहित होता है। और जिसे देखो हार्ड डिस्क देखिए, अब तो SSD चलने लगी है ना, हार्ड डिस्क की जगह अब SSD होने लगी, और ये काफ़ी तेज होती है हार्ड डिस्क से। पर क्वेश्चन कभी 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 नहीं, काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि हार्ड डिस्क से जो ये बताया गया ना ट्रैक में संग्रहित होता है डाटा, तो हार्ड डिस्क जो थी ना हमारी, सेम कुछ ऐसे ही होती थी। देखो होता तो ऐसा है स्क्वायर जैसा, उसमें ये जो कैसेट पहले देखते थे हम, CD, तो इस तरीके का इसमें भी हार्ड ड्राइव में लगा हुआ होता था, और उस पे जो है ट्रैक बने होते थे। उस पे क्या बने होते थे, जैसे रनिंग वाले ट्रैक होते हैं ना ऐसे करके, ऐसे ट्रैक बने हुए होते हैं, मतलब वो हम देख नहीं, वैसे सीडी में थोड़ा थोड़ा नजर आता है, पर वो हम जिस तरीके के बने हुए हैं वो डेटा के रूप में वो नहीं देख पाएंगे ना। तो ऐसे करके कुछ ट्रैक बने हुए होते हैं। तो ये पूछा जाता है हार्ड डिस्क में किस तरीके से डाटा संग्रहित होता है,
तो ये ट्रैक के रूप में संदर्भित होता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। वो उतना ही था। फिर है स्मृति प्रबंधन, मतलब मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट कैसे? प्राथमिक मेमोरी के प्रबंधन को संदर्भित करता है। जो प्राथमिक मेमोरी होती है हमारी, प्राथमिक मेमोरी कौन कौन सी थी? रैम और रोम थी ना। प्राथमिक मेमोरी थी हमारी रैम और रोम, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ऑपरेटिंग सिस्टम को यह ट्रैक रखना होता है कि कितनी मेमोरी का उपयोग किया गया है और किसने किया है, मतलब किस एप्लीकेशन ने कितनी मेमोरी हमारी ली हुई है, ये ओएस ही देखता है हमारा। और किसने किया है और कौन सी एप्लीकेशन ने वो कितनी मेमोरी ली हुई है, यह तय करना होगा कि किस प्रक्रिया को मेमोरी स्पेस की आवश्यकता है और कितनी। और देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या भी है कि वो कितनी किस एप्लीकेशन को मेमोरी दे, है ना। मतलब और उतनी दे जितनी उसे आवश्यकता है। अगर हमारा 8 GB की पूरा रैम है और वो किसी एप्लीकेशन को ही 8 GB दे दे, तो फिर दूसरी कैसे होगी? मतलब जितनी की आवश्यकता हो उतनी दे। ओएस को मेमोरी स्पेस का आवंटन और आवंटन हटाना भी होता है, ठीक है। आवंटन करना होगा उसका और हटाना होगा। जैसे कोई एप्लीकेशन ओपन की मैंने, तो उसे जितनी की आवश्यकता होगी, जैसे 5 MB की है तो 5 MB उसे दे दी उसने, और फिर अगर वो मैंने क्लोज की तो उससे ले भी ली। मेमोरी मैनेजमेंट हो गया ये। फिर है सुरक्षा या गोपनीयता प्रबंधन, सिक्योरिटी प्राइवेसी मैनेजमेंट। ये काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा पासवर्ड का उपयोग करके गोपनीयता भी प्रदान की जा सकती है, ताकि अनाधिकृत अनऑथोराइज्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम या डेटा तक न पहुंच सके, है ना। ये काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। उदाहरण के लिए विंडोज डेटा तक अनाधिकृत रूप पहुंच को रोकने के लिए ऑथेंटिकेशन का उपयोग करता है। ये तो हम समझते हैं ये क्या होता है, सिक्योरिटी और प्राइवेसी। इसका जो मैनेजर है वो भी ओएस है। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, घटक क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। देखिए वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के जो दो घटक होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है सेल और एक होता है कर्नेल। अब देखते हैं इनके क्या काम है, ये समझना, ये समझ लेना। सेल जो है सेल ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बाहरी परत है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके जो सबसे शुरू में है परत, बाहर की सबसे, वो क्या है? वो हमारी सेल है। और यह उपयोगकर्ता के साथ इंटरकनेक्शन को संभालती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम हैं उपयोगकर्ता, हम किसके, हम जो है सेल के साथ काम कर रहे हैं। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का ही भाग है क्या? सेल। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के सेल वाले पार्ट के साथ इंस्ट्रक्शंस देते या लेते हैं ना। फिर है सेल का मुख्य कार्य जो है प्रोसेस, उपयोगकर्ता और ओएस के बीच बातचीत का प्रबंधन कराना है। और सेल क्या कराता है? ये जो है उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता हम और ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बीच जो प्रोसेस हो रही है उस उसका प्रबंधन कराना है, मैनेज कराना है उसको। किसको? चलिए अभी थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे। फिर है सेल उपयोगकर्ता के साथ बेहतर संचार प्रदान करता है। देखिए प्रोसेस प्रबंध करेगा, मैनेज करेगा, तो उसे बेहतर रूप से संचार के लिए काम करेगा ये। और ऑपरेटिंग सिस्टम सेल उपयोगकर्ता को उचित इनपुट इनपुट देकर ऐसा करता है। और कैसा? ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सेल के माध्यम से उचित इनपुट देगा। इनपुट, यह ओएस के लिए इनपुट की व्याख्या भी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि क्या इनपुट दिया गया है, मतलब हमने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसे ओएस को समझाने का भी काम करता है ना। हमारे इंस्ट्रक्शन तो लेता है सेल और ओएस को बताता है कि ये इंस्ट्रक्शन है, और ओएस से आउटपुट को संभालता है, और फिर ओएस जो आउटपुट देगा उसे भी मैनेज करता है। फिर आगे चलते हैं। यह उपयोगकर्ता और ओएस के बीच के संचार का एक तरीके से काम करता है। किसका? उपयोगकर्ता मतलब हम, और ओएस हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संचार का काम करता है सेल। ये पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में। उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो संचार का काम करता है वो कौन करता है? सेल करता है।
आगे चलते हैं। देखिए हमने सेल तो पढ़ लिया, ये ओएस का पार्ट था, और फिर है कर्नेल। कर्नेल जानते हैं कर्नेल क्या होता है? चलिए देखिए कर्नेल है, कर्नेल जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के घटकों में से ही एक है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है ये, है ना। हमने सेल को तो पढ़ा है, ऐसे ही कर्नेल है जो कोर घटक के रूप में काम करता है। जो है ये इसका कोर है, इसका किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण सेवाओं की आपूर्ति के लिए बाकी घटक कर्नेल पर निर्भर है। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारे बीच का जो काम किया, इंस्ट्रक्शन लाने का ले जाने का, है ना, वो तो सेल ने किया। बाकी का जो काम करेगा उस प्रोसेस को करने में, है ना, तो वो सभी चीज को पूरा करने के लिए कर्नेल जिम्मेदार है। आगे चलते हैं। आगे अब देखते हैं कर्नेल के कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं कर्नेल के। तो कर्नेल द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। क्या क्या काम होते हैं? एक तो है, यह सिस्टम कॉल्स को नियंत्रित करने में मदद करता है। जो भी सिस्टम की कॉल्स होंगी उसे नियंत्रित करेगा, जो भी उसके कार्य करने के लिए उसे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। और यह आईओ प्रबंधन में मदद करता है। आईओ मतलब इनपुट और आउटपुट। क्या इनपुट दिया? वो लिया तो हमारा कर्नेल ने, है ना, कर्नेल ने लिया है, सॉरी, सेल ने लिया है इनपुट, और जो उसे इनपुट लेने का काम तो सेल ने किया, और उसे प्रबंधन करने का, मैनेज करने का काम जो हमारा कर्नेल कर रहा है। ठीक है, इतना अंतर है इसमें। और यह एप्लीकेशन, मेमोरी आदि के प्रबंधन में मदद करता है। देखिए मैनेजमेंट का जो असली काम है वो कर्नेल ही कर रहा है। हमने सबसे शुरू में पढ़ा था कि ओएस सिस्टम जो है हमारे और ऑपरेटिंग वो एप्लीकेशन के बीच में, कि हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसका काम करने के बाद हमें आउटपुट देने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का जिम्मेदार है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सेल वाला पार्ट है वो तो इंस्ट्रक्शन लेता है और आउटपुट देता है, पर ये जो काम किया किसने, आउटपुट लिया किसने और पूरा काम किया किसने, तो ये हमारा कर्नेल है। चलो इतना ही था, और इससे क्वेश्चन बनता है। फिर अब देखते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक बार इनके देख लो। एक होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो जल्दी जल्दी से इनके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। देखो इनके अगर डेप्थ में जाएंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और इससे वैसे क्वेश्चन बनने के चांस कम ही हैं, पर बन सकता है तो ये पूछ सकता है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का काम देगा वो हमें, और ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ये पूछेगा। तो हम इसका काम जान लेते हैं, डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि डेप्थ से क्वेश्चन भी बनते नहीं है। इस प्रकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बैच वाला, ये सीधे कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करता है, ये सीधे कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करता है। क्या करता है? तो ये एक ऑपरेटर है जो समान आवश्यकता वाले समान प्रोसेस लेता है और उन्हें बैच में, देखो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, जो प्रोसेस हमने दी उन्हें बैच में समूह बना लेगा, उसके बैच बना लेगा, और जब समान आवश्यकताओं वाले कार्यों को क्रमबद्ध करता है और उन्हें ऑपरेट करता है। मतलब बैच बना के जो भी हमने प्रोसेस दी उनकी बैच बना लेगा और तब ऑपरेट करेगा। चलिए इतना ही जानना बहुत है। ये वैसे नीचे डायग्राम में दिया गया है कैसे इसने बैच बनाया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ये चीज और जान लो। देखो बैच प्रोसेस, इसमें क्या होता है, देखो बैच बना दिए उसने प्रोसेस के, जैसे दो तीन प्रोसेस एक तरीके की आई तो उनका एक बैच बना दिया, ये J1 करके लिखा हुआ है, और फिर दूसरी प्रकार की प्रोसेस आई उसे J2 बना दिया। ऐसे ही अलग अलग प्रोसेस बना दिए उसने बैच। तो देखो जब वो पहले बैच पे काम कर रहा होगा ना, तो फिर वो दूसरे बैच पे काम नहीं करेगा, एक प्रकार की जितनी भी प्रोसेस होंगी उन पे करेगा, और वे दूसरी प्रकार की जो बैच प्रोसेस है हमारी उन्हें छोड़ देगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इस वाले पे तो इसे काम कर रहा है, पर इन्हें जो है इन्हें इंतजार करना पड़ेगा ना फिर जो दूसरी प्रोसेस है हमारी। तो ये क्या कह सकते हैं हम, इसकी मतलब ये इसके नुकसान है कि जो दूसरी प्रकार की प्रोसेस होंगी
उन्हें बहुत ही इंतजार करना पड़ेगा। अब इसके नीचे ये लाभ भी बताए हुए हैं। किसी भी कार्य प्रोसेस को पूरा करने में जो समय का अनुमान लगाना या जानना बहुत कठिन हो जाता है। बैच सिस्टम के प्रोसेसर को पता होता है कि कतार में रहने पर काम कितने समय तक चलेगा। अब ये क्योंकि बैच बना के पता काम कर रहा है तो इसे समय का तो अंदाजा होगा ही। और एकाधिक उपयोगकर्ता बैच सिस्टम साझा कर सकते हैं। एक से ज़्यादा उपयोगकर्ता भी इसे यूज कर सकते हैं। बैच सिस्टम के लिए निष्क्रिय समय बहुत कम है और बैच सिस्टम में बड़े काम को बार बार मैनेज करना आसान होता है। ये इसके कुछ लाभ हैं। इससे पूछता वैसे नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाला। ये बस ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेस प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग, इसके नाम से वैसे पता चल रहा है मल्टी प्रोग्राम इससे हो सकते हैं, जानते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसे सरल रूप से चित्रित किया जा सकता है क्योंकि मुख्य मेमोरी में मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम मौजूद हैं और उनमें से किसी एक को निष्पादन में रखा जा सकता है। इसका उपयोग मूल रूप से संसाधनों के बेहतर निष्पादन के लिए किया जाता है। कैसे? देखिए, इसने क्या बोला? इसने ये बोल दिया कि अब जो काफ़ी सारी प्रोसेस करनी है, हमें एक से अधिक प्रोग्राम पे काम करना है, तो क्या काम करेगा ये? जिसका निष्पादन कर किसी एक का निष्पादन करेगा ये, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, उसे यूज़ में लाएगा और बाकी जो हमारी प्रोसेस होंगी, उन्हें होल्ड करके रखेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा मूल रूप से जो संसाधन है, वो बेहतर निष्पादन कर पाएगा। किसके? जो हमारा हमने पहले देखा बैच वाला। बैच वाला क्या कर रहा था? वो तो एक बैच के काम कर रहा था, दूसरे का नहीं कर रहा था। और ये क्या करेगा? मल्टी प्रोग्रामिंग, ये जो है हमारे जिसकी ज़रूरत होगी अधिक, एक से अधिक होंगे, तो ये एक निष्पादन में रखता है। एक को निष्पादन में रखता है, जब इसका ज़रूरत होगी तो इसे रखेगा, बाकी अगर दूसरी की ज़रूरत पड़ गई, तो ये दूसरे पे काम करने लगेगा। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखिए तो इसके लाभ की बात करें तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम से जो थ्रीपुट होता है उसे बढ़ा देती है और प्रतिक्रिया में रिएक्शन में कम समय लगता है। और नुकसान ये है कि ये सिस्टम के साथ सिस्टम संसाधनों के उपयोगकर्ता इंटरकनेक्शन की सुविधा नहीं देती है। चलिए ये वैसे पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट चलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग क्या है ये पता होना चाहिए हमें वैसे कि होते क्या क्या है। तो प्रत्येक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करने के लिए कुछ समय दिया जाता है ताकि सभी कार्य प्रोसेस सुचारू रूप से चल सके। क्या होता है? टाइम शेयरिंग का मतलब है कि टाइम दे दिया जाएगा किसी प्रोसेस के लिए। किसी को 1 मिनट दे दिया, दूसरे को भी 1 मिनट दे दिया, या कितना, किसी को 1.5 मिनट दे दिया। चाहे वो उस मिनट में कितना हो, उसे वो टाइम शेयर कर दिया उसे कि इस प्रोसेस के लिए इतना टाइम है, इस इतने टाइम तक उस प्रोसेस पे काम किया जाएगा, तो उसे टाइम शेयरिंग बोलेंगे। तो इससे सी प्रत्येक उपयोगकर्ता को सीपीयू का समय मिलता है। पहले ये प्रोसेस आई पहली, फिर दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी। चाहे ये नहीं है कि जब तक पहली पूरी होगी जब तक पहली पे काम करता रहेगा ये, चाहे पूरी होए ना या ना होए, ये दूसरी पे जितना टाइम दिया होगा पहली को, उसके बाद दूसरी को स्टार्ट कर लेगा, फिर जितना दूसरी का टाइम शेयर किया होगा, फिर तीसरी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रणाली को मल्टीटास्किंग सिस्टम के रूप में भी जानते हैं। मल्टीटास्किंग भी इसे ही टाइम शेयरिंग को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रोसेस एक ही उपयोगकर्ता से या अलग-अलग उपयोगकर्ताओं से भी हो सकती है। अलग-अलग यूज़र भी कर सकते हैं इसमें। और प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करने में जो समय लगता है, उसे क्वांटम कहा जाता है। क्वांटम पूछ सकता है हमसे, क्वांटम क्या होता है? प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में जो समय लगता है, उसे क्वांटम बोलते हैं। इस समय अंतराल के समाप्त होने के बाद ओएस अगले प्रोसेस पे स्विच हो जाता है, जैसे कि हमने अभी देखा था। फिर है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वास्तविक समय सिस्टम पर काम करते हैं। वास्तविक समय मतलब इनपुट को संसाधित करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए आवश्यक जो समय अंतराल होता है बहुत छोटा होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे अभी देखते हैं, देखो इस समय अंतराल को प्रतिक्रिया समय भी कहा जाता है।
वास्तविक समय प्रणाली, ये हो गया ना रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, वास्तविक समय प्रणाली। इसका उपयोग तब किया जाता है जब समय की आवश्यकताएं बहुत सख्त होती हैं, जब समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, जैसे मिसाइल प्रणाली। जैसे मुझे कोई मिसाइल छोड़नी है, तो अगर किसी चलती हुई चीज पे ही छोड़नी है और रियल टाइम नहीं हुआ वो, तो वो चीज जो चल रही है, जैसे रॉकेट से रॉकेट को उड़ाना हो, अगर वो रियल टाइम नहीं होगी तो रॉकेट तो आगे निकल जाएगा, जो जहाँ पे हमने एम किया होगा रॉकेट आगे निकल जाएगा। तो इसमें रियल टाइम की हमें जरूरत पड़ती है कि वो रियल टाइम पे हो। और हवाई यातायात नियंत्रण, हवाई यातायात नियंत्रण के लिए जैसे देखिए, जैसे कोई ट्रैक पे पहले से ही हवाई जहाज है और उस पे अगर लैंडिंग करनी है, तो अगर रियल टाइम नहीं होगा, लोकेशन रियल दोनों की नहीं बता पाएगा वो एग्जैक्ट, तो इससे एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ काम आएगा, ये ऐसी ऐसी जगह काम आएगा। और रोबोटिक्स में भी हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। फिर है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये स्वायत्त कंप्यूटर सिस्टम होता है, जो भौतिक रूप से अलग होते हैं लेकिन एक केंद्रीकृत कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े होते हैं। क्या हो गया ये, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है स्वायत्त कंप्यूटर सिस्टम का एक संग्रह है। आगे देखते हैं, देखो, स्वायत्त कंप्यूटर संसाधनों और फाइलों को साझा करके उन्हें सौंपे गए कार्य को एग्जीक्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, देखो, जैसे कोई भी संस्था में जो है एक मेन कंप्यूटर हो जाता है, फिर उससे ही कनेक्टेड जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना ये, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रणाली बोलते हैं। तो अगर हमसे पूछा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो हम बता सकते हैं, देखिए ये जो है मेन कंप्यूटर है, फिर इसमें से कनेक्शन दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। चलिए फिर नेक्स्ट, फिर है हमारा क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, देखो, क्लस्टर सिस्टम समानांतर सिस्टम के समान होता है, समानांतर पैरेलल, क्योंकि दोनों सिस्टम एकाधिक सीपीयू का उपयोग करते हैं। प्राथमिक अंतर यह है कि क्लस्टर सिस्टम जो है एक साथ जुड़े दो या दो से अधिक स्वतंत्र सिस्टम से बने होते हैं। ये जो होते हैं दो या दो से अधिक से जुड़कर बने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम दो या दो से ज़्यादा से। उनके पास स्वतंत्र कंप्यूटर सिस्टम और एक साझा भंडारण मीडिया है, और सभी सिस्टम सभी कार्यों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो क्लस्टर्ड कौन सा हो गया, क्लस्टर्ड ऐसे हो गए जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एक से ज़्यादा हमारे पास प्रोसेस के लिए लगाए गए हैं, तो वो क्लस्टर्ड हो गया, जिसमें एक से ज़्यादा सीपीयू होंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो बनता है यही बनता है कि क्लस्टर्ड क्या क्या होता है और मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये सब। देखिए ये क्लस्टर्ड का एग्जांपल है। स्टोरेज तो हमारे पास एक ही है, जो मेमोरी, जिस मेमोरी को हमें मैनेज करना है या प्रोसेस करना है, और जो हमारे पास सीपीयू है, ये कंप्यूटर अलग अलग है। तो ये प्रोसेसर जो हो गए हमारे सीपीयू, ये अलग अलग हो गए, पर जिस मेमोरी का मैनेजमेंट करना है, जिसको हमें प्रोसेस करना है, वो एक ही है। अब नेक्स्ट आता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग क्या, एक ही कंप्यूटर सिस्टम के भीतर कई सीपीयू होते हैं, जो कि अब ये जो हमारे पास होते हैं ये मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर होते हैं ना, तो इनमें क्या होता है, इनमें जो है एक से ज़्यादा सीपीयू लगाए गए हैं इन सिस्टम में, तो इसीलिए इन्हें मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है, क्योंकि सीपीयू जो है प्रोसेसर ही है ना हमारा। तो मल्टी प्रोसेसर मतलब मल्टी सीपीयू वाले, और एकाधिक सीपीयू को एक साथ जोड़ा जाता है ताकि किसी कार्य या प्रोसेस को अधिक तेजी से विभाजित करें और एग्जीक्यूट किया जा सके। समझ, क्योंकि हम जो है बहुत सारी इसमें एक साथ एप्लीकेशन रन करते हैं या प्रोसेस रन करते हैं, तो एक से ज़्यादा सीपीयू लगा दिए गए अब कंप्यूटर में, तो हम एक साथ एक से ज़्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूशन कर सकते हैं आसानी से, बड़ा। तो ये क्योंकि अभी चलता है, तो इससे क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा है। देखिए, जब कोई कार्य, इसी का है, जब कोई कार्य प्रोसेस पूरा हो जाता है, तो अंतिम आउटपुट प्रदान करने के लिए सभी सीपीयू से परिणाम संकलित किए जाते हैं। अगर कोई प्रोसेस चल रही है, तो अंतिम आउटपुट के लिए सभी सीपीयू का परिणाम ले लेगा ये सभी से, और कार्य प्रोसेस को मुख्य मेमोरी में साझा कर देगा।
अलग अलग प्रोसेसर ने अलग अलग प्रोसेस की, तो एकदम से सब प्रोसेसर ने मिलकर काम किया और मुख्य मेमोरी को दे दिया वो, तो इससे बहुत जल्दी काम हो गया ना। और भी अक्सर अन्य सिस्टम संसाधनों को साझा कर सकते हैं। समझ गए हो ना? ये अलग अलग प्रोसेसर हैं, एक काम को भी करना होगा तो ये एकदम कर देंगे बड़े जल्दी। एक ही समय में कई कार्यों को चलाने के लिए एकाधिक सीपीयू का उपयोग किया जा सकता है। देखिए ये कैसे मल्टी प्रोसेसर में कैसे यूज किया जाता है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें 4 सीपीयू है ना, 4 सीपीयू हैं, 1 2 3 4, और ये एक कंप्यूटर है हमारा। अब तो ये लैपटॉप में भी और मोबाइल में भी आता है ना मल्टी प्रोसेसर, हमारे मोबाइल भी मल्टी प्रोसेसर है। और इसके देखिए लाभ देखते हैं। तो ये क्या होता है, यह सिस्टम के थ्रूपुट को बढ़ा देता है। अब है हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है देखिए, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर सिस्टम के एम्बेडेड हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में उपयोग किया जाता है। जो एम्बेडेड हार्डवेयर होते हैं उनमें यूज किया जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन मतलब एटीएम, हवाई जहाज सिस्टम और डिजिटल होम असिस्टेंट होम असिस्टेंट अब यूज किया जाता है ना, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी डिवाइस जैसे समर्पित उपकरणों पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो एम्बेडेड कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे, जो ये एटीएम वगैरह में यूज किए जाते हैं, वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये गेम्स वगैरह में ये छोटी छोटी डिवाइस जो बनाई जाती है ना अलग से, तो ये छोटे छोटे कंप्यूटर, इन्हें छोटे कंप्यूटर के रूप में हम समझ सकते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर जो होते हैं। एक बार देख लेना, होम असिस्टेंट जो आते हैं है ना, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाला, और एटीएम वगैरह में एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। चलिए, इस क्लास में तो इतना ही। अगर आपको इस क्लास से वैल्यू मिली होगी तो एक लाइक कर देना, और आपके साथ का कोई प्लेस भी की तैयारी कर रहा हो या और किसी की तैयारी कर रहा हो जिसमें कंप्यूटर आता है, तो इसे शेयर कर देना, क्योंकि शेयर करोगे आप उसकी भी हेल्प हो जाएगी, और हमें भी व्यूज़ आएंगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि और अच्छी हम वीडियो बना पाएंगे। और ये जो है इस वीडियो को नेक्स्ट टॉपिक को विंडोज़ के कार्य क्या प्रोसेस किस प्रकार से विंडोज़ करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हमारा लगभग ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। चलो, हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।